सभी को जय हिंद। मैं रतलाम डिफेंस एकेडमी से अभी कुछ दिन पहले प्रतिभा चयन परीक्षा हुई थी, उसका आज हम पेपर सोल्व करेंगे। जो एग्जाम हुई थी वो 3 सेट के अंदर आई थी, ए सेट, बी सेट तथा सी सेट। तीनों में क्वेश्चन सेम थे, सिर्फ क्वेश्चन का जो सीक्वेंस था वो आगे पीछे क्वेश्चन थे। हो सकता है जो उस ए सेट ए में जो पहले नंबर पर हो वो आपके सेट में 20 या 25 नंबर पे क्वेश्चन हो, लेकिन सारे के सारे 50 के 50 क्वेश्चन सेम है। तो जो मैंने इंस्टाग्राम पे पेपर डाला है सेट ए, हम वो सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम पेपर सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर पहला क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर पहला क्वेश्चन है और अनुपात लगाकर यहाँ पर क्रिकेट लिखा हुआ है। इसके बाद आपको फिर अनुपात है, इसके बाद आपको मिलेगा सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा, इसके बाद फिर अनुपात लगा हुआ। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन दे रखे 4, पहला ऑप्शन टेनिस, दूसरा शिक्षा, तीसरा शतरंज और चौथा डी ऑप्शन जो है बॉक्सिंग है। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, जिस प्रकार सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं उसी प्रकार सानिया मिर्जा कौन सा गेम खेलते हैं। तो जिस प्रकार आप सब जानते हैं सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं उसी प्रकार सानिया मिर्जा टेनिस गेम खेलती है। ठीक है, ये टेनिस गेम खेलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए टेनिस सही होगा। ठीक है, जैसे ये संबंध वाले क्वेश्चन होते हैं इसी प्रकार से इनको देखा जाता है। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे महाराष्ट्र मुंबई, मतलब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और आगे दे रखा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तब इसका आंसर होगा भोपाल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका आंसर टेनिस है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है भिन्न छांटिए, भिन्न विषम छांटिए। भिन्न का मतलब होता है अलग। 4 ऑप्शन दे रखे, सास, भतीजा, तीसरा ऑप्शन है पोता और चौथा ऑप्शन है परदादा। देखो सास जो है, आप इसमें भिन्न छांटना अलग, वो किसी भी प्रकार से अलग हो सकता है। यहाँ पर सास जो है ये महिला है, ये सास जो है ये महिला है। बाकी के जो ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है भतीजा, भतीजा क्या होता है, एक लड़का है। ठीक है, पोता भी लड़का होता है, परदादा भी पुरुष ही होते हैं। तो बाकी सब पुरुष वर्ग है, एक है जो महिला वर्ग में आते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर इसका भी ए ही सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका आंसर ए सही। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं से 10वें तथा 12वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। तो देखो सबसे पहली बात, 10वां और 12वां के बीच में कौन सा नंबर आता है, 11वां नंबर। इसका मतलब आपको जो 11वें नंबर पर अक्षर है वो बताना। अंग्रेजी वर्णमाला मतलब ABCD होता है। ठीक है, इसके बाद बाईं से, तो आप अपना ही हाथ देखें, जैसे कि ये मेरा दाएं हाथ है और ये मेरा बाएं हाथ है। तो अगर मैं इस तरीके से बोर्ड पे लिखूंगा ABCDEFGHIJ और KL। ठीक है, ABCDEFG इस प्रकार से मैं अगर लिखता हूं बोर्ड पर, तो ये मेरा बाएं हाथ है, तो इधर बाईं ओर से ही आपको चलना है और 11वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है वो बताना है। तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 11 नंबर पर कौन सा अक्षर आया, के आया, इसलिए इसका आंसर के होगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में BLADE, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BLADE को SPLADE लिखा गया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BLADE को SPTFA लिखा गया है, तो BALE को क्या लिखा जाए। तो क्वेश्चन ये है कि किसी सांकेतिक भाषा में BLADE को SPTFA लिखा गया है, तो BALE को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखेंगे हम, B के लिए इसने S यूज किया है, L के लिए P यूज किया है, A के लिए T यूज किया है, D के लिए F यूज किया है, E के लिए A यूज किया है। अब यहाँ पे देखो B है, बी के लिए कौन सा वर्ड आया, एस, तो यहाँ पे आप लिख देंगे एस। उसके बाद ए,
ए के लिए क्या आया टी, तो यहाँ पे लिखेंगे टी। फिर एल, एल के लिए क्या आया पी, तो यहाँ पे पी लिखेंगे। ई, ई के लिए क्या आया ए, तो यहाँ पर आएगा ए। इसका मतलब आपका आंसर एस टी पी एल। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे फोर्थ ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी, एस टी पी ए, ये आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हल होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसके अंतर्गत एक सीरीज है। सीरीज मतलब श्रृंखला। अब इस श्रृंखला कई प्रकार से हल होती है, इसमें हमें संबंध देखना पड़ता है कि किस प्रकार से इसका आंसर आएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा हो 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, तो अगला पद क्या होगा। तो जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है, तो अगला पद क्या आएगा। तो यहाँ पर 2, 3, 4 और 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो इस सीरीज में 25 आंसर होना चाहिए। इसी प्रकार से सीरीज में कुछ भी मतलब उनमें संबंध हो सकता है, वो संबंध हमें ढूंढना पड़ता है और उसी के आधार पर ये सीरीज हल होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है 7, 25, 61, 121 और अगला है क्वेश्चन मार्क। ये पद आपको ज्ञात करना ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 7, 25, 61 और 21 में आखिर डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे जो 7 है ये 2 के घन के आसपास है, क्योंकि 2 का घन 8 होता है। जो 25 है ये 3 के घन के आसपास है, क्योंकि 3 का घन 27 होता है, ये इसमें 2 कम है। अगर यहाँ पे देखिए तो 4 का घन है, क्योंकि 4 का घन 64 होता है, ये उसके आसपास है। अगला देखेंगे हम ये 5 का घन है और 5 का घन 125 होता है। अगर मैं 2 का घन 8 होता है, 8 में से 1 घटाता हूं तो 7 आता है। 3 का घन कितना होता है 27 होता है, अगर 27 में से मैं 2 घटाता हूं तो 25 आता है। उसी प्रकार 4 का घन 64 होता है, 64 में से अगर मैं 3 घटाता हूं तो 61 आता है। उसी प्रकार अगर मैं 5 का घन 125 होता है, 125 में से 4 घटाऊं तो 121 आएगा। अब देखो यहाँ पर 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, तो अगला 6 का घन होना चाहिए। यहाँ पे 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस, तो यहाँ पर 5 माइनस होना चाहिए। जो 6 का घन है वो कितना होता है 216। 216 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 211, तो आपका आंसर होगा 211। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में जब हम चेक करेंगे 211 ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा 211। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि राम 6 मीटर पश्चिम में चला। देखो ये जो दिशा वाले क्वेश्चन होते हैं इन्हें हमेशा इस प्रकार से हल करने चाहिए कि 4 दिशाएं होती है। ठीक है, 4 दिशा होती है। हमेशा जब हम कॉपी में हल करते हैं, कॉपी ऐसे रहती है, तो हमारे सामने वाली दिशा, या अगर मैं बोर्ड पे हल कर रहा हूं तो मेरे ऊपर वाली दिशा हमेशा उत्तर होती है, और उत्तर के जस्ट विपरीत क्या होता है दक्षिण होता है। उत्तर का अपोजिट दक्षिण, और हमारे राइट हैंड पे सीधे हाथ पे हमेशा पूर्व होता है, और इसके जस्ट विपरीत पश्चिम होता है। तो हम हमेशा इसको केंद्र मान के चलेंगे और यहां से हमें जिस दिशा में चलना होगा वहां से चलेंगे। ठीक है, इसी के आधार पर हम देखो ये क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, राम 6 मीटर पश्चिम में चला। तो मान लो अभी राम यहाँ पर खड़ा है, ये 6 मीटर पश्चिम में चला। देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो पश्चिम किधर, इस साइड है। मैं 6 मीटर चलता हूं, मैंने लगभग ये 6 मीटर की लाइन खींच दी कि 6 मीटर यहाँ से चलकर यहाँ तक आ गया, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, दाई मुड़ा। दाई मतलब होता है दाया मतलब राइट हैंड, ऊपर की साइड। तो देखो हमारा राइट हैंड ऊपर होता है, तो हम ऊपर की साइड मुड़ेंगे और ऊपर की साइड मुड़कर 8 मीटर चलेंगे। तो जब यहाँ से चलेंगे तो 8 मीटर चलेंगे, क्योंकि 8 मीटर 6 से ज्यादा, लाइन थोड़ी सी बड़ी बना देंगे। अब 8 मीटर चल के हम यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके बाद बोला वह अपने शुरुआती बिंदु से, शुरुआत कहाँ से की थी, यहाँ से की थी, ये शुरुआती बिंदु। वह अपने शुरुआती बिंदु पर अगर वापस आना चाहे, यहाँ से लेके वापस आना चाहे, तो उसे यात्रा की सबसे छोटी दूरी क्या होगी, मतलब यहाँ से आने के लिए कम से कम कितनी दूरी में आ सकता है। तो देखो यहाँ से ऐसे घूम कर आएगा तो लंबा होगा, अगर वो यहाँ से इस प्रकार से चल के आता और यहाँ तक पहुंचता तो सीधा आ जाएगा, तो ये उसकी सबसे न्यूनतम दूरी है। तो ये देखा जाए क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। इसे हम बोलते हैं कर्ण, ये लंब है और ये आधार है। इसका मतलब हमें कर्ण का मान बताना है कि कर्ण का मान क्या है। ठीक है, तो एक तो आप हल करते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
अब यहाँ पर 8 है लम, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। आधार कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा। दोनों को प्लस करने पे कितना आता है 100 आएगा। ठीक है, तो यानी कि के स्क्वायर आपको के स्क्वायर बराबर 100 मिला। अब ये स्क्वायर जब इधर उठ के आएगा तो अंडर रूट में बदल जाता है, तो के का मान कितना आएगा 100। अब ये 100 जो है वर्गमूल से जब मैं बाहर निकालूं अंडर रूट से, तो इसका मान कितना हो जाएगा 10। यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका मान 10 है। आपको न्यूनतम दूरी 10 मीटर की तय करनी पड़ेगी। अब इसको डायरेक्ट हल करने का तरीका क्या होता है, एक सीरीज होती है 3, 4 और 5। एक सीरीज होती है 3, 4, 5। अगर मान लो किसी भी त्रिभुज के अंदर एक भुजा 3 है और एक 4 है, तो 100% अगली क्या होगी 5 होगी। अगर मान लो आपको 2 नंबर दे रखे 4 और 5 और अगली भुजा याद करनी, तो 100% वो 3 होगी, क्योंकि इनका एक जोड़ा होता है। ऐसा मान लो कि 3, 4 और 5। अब उसी प्रकार यहाँ पे कितना है 6 और 8, तो देखो 6 और 8 और आपको ये वाला मान ज्ञात करना है। ये कितना है 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो 5 दूना कितना होगा 10। ये इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है। इस प्रकार से इसका मान आएगा 10 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आया सामने। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो रक्त पर आधारित है। रक्त संबंध की आपकी रिश्तेदारी क्या है, जैसे दादा, नाना, ससुर। ठीक है, इसी प्रकार से भाई बहन, इसके अंदर सब रिश्तेदारी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, कोई आदमी खड़ा है, उसको हम नहीं जानते हैं, कोई भी आदमी हो सकता है। अब उसकी तरफ इशारा करते हैं, हम कुछ बता रहे, रिश्तेदारी बता रहे, हम डायरेक्ट रिश्ता नहीं बता रहे, हम घुमा फिरा कर बता रहे हैं। और उसी चीज को अगर हम बताएं कि डायरेक्ट क्या रिश्ता है, तो उसका हमें आंसर देना। एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, मान लो यहां पर कोई आदमी खड़ा है, इसकी तरफ एक व्यक्ति इशारा कर रहा है। कौन इशारा कर रहा है, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए नयन ने कहा। ये नयन नाम का व्यक्ति है, ये आदमी की तरफ इशारा कर रहा है। नयन ने कहा कि उसका एक लोता। जब नयन बोल रहा है कि उसका एक लोता, मतलब उसका किसका, आदमी का। ठीक है, नयन ने कहा उसका एक लोता भाई। इस आदमी का जो एक लोता भाई है, भाई देखो पुरुष के लिए मैं हमेशा प्लस लगाता हूं और महिला के लिए माइनस और पुरुष के लिए प्लस। ये चिन्ह ध्यान रखना, कहीं भी हो तो पुरुष के लिए आप प्लस लगा दो, महिला के लिए माइनस लगा दो, ताकि हमें पता रहे पुरुष है महिला। तो इस आदमी का कोई भाई है तो इसके लिए मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है, आदमी का एक भाई। एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए नयन ने कहा कि उसका एक लोता भाई, ये दोनों भाई, इसका एक लोता भाई है, उसका एक लोता भाई मेरे। अब वो बोल रहा मेरे, तो नयन खुद बोल रहा मेरे, मतलब किसकी बात हो रही है, नयन की बात हो रही है। ठीक है, कहा कि एक लोता भाई मेरी बेटी। मेरी बेटी मतलब इस नयन की बेटी। नयन की कौन है, नयन की एक बेटी। ठीक है, उसका एक लोता भाई मेरी बेटी। मेरी बेटी के पिता, तो मेरी बेटी के पिता तो मैं खुद ही हूँगा। इसका मतलब मेरी बेटी के पिता मतलब नयन खुद की बात कर रहा है, पिता वो खुद ही हो गया। अब नयन पिता के पिता, तो इस बेटी के पिता के पिता मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, नयन के भी पिता की बात हो रही है। नयन के भी पिता की बात हो रही है। अब अगर ये इसके पिता है तो इसके कौन होंगे, दादाजी होंगे। ठीक है, और क्या कहा, पिताजी, बेटी के पिता का पिता है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन को एक बार और हम पढ़ते हैं कि एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए नयन ने कहा कि उसका एक लौता भाई, ये जो उसका एक लौता भाई है, ये मेरी बेटी के पिता का पिता है। कौन, ये कौन है, ये एक लौता भाई है। मतलब ये जो आदमी है ये इसका भाई था। ये आदमी यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये चीज जो मैं यहाँ समझा था ये पूरा पूरा यहाँ पर है। ठीक है, तो अब ये जो आदमी है ये क्या निकला। ठीक है, ये नयन से रिश्ता क्या रखता है, ये नयन के पिताजी, और ये नयन के पिताजी का भाई है, तो क्या कहलाएंगे, चाचा, अंकल, काका। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑप्शन में क्या है। क्वेश्चन पूछा है उस आदमी का नयन से क्या संबंध है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आया कि नयन का जो रिश्ता लगेगा वो चाचा का लगेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन पर चाचा है, इसलिए इसका आंसर चाचा है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। यहां पर हमारे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि को दर्शाए।
मतलब कोई घड़ी है जिसमें 9:30 हो रहा है, किसी घड़ी में 9:30 हो रहा है, और इसी को हम जब दर्पण के सामने रखते हैं, दर्पण मतलब कांच के सामने रखते हैं, तब वो समय क्या दिखाएगा। तो ये जो रहती है घड़ी इस टाइप से रहती है। मान लो एक प्रकार की घड़ी है, यहाँ पर 12 का कांटा होता है, यहाँ पर 6 का होता है, यहाँ पर 3 का होता है, यहाँ पर 9 का होता है। इसके बीच में 1 2, यहाँ पे 4 5, ये 6 हो गया, ये 7, ये 8, ये 9 हो गया, ये 10 और ये 11 और ये वापिस 12 बज जाएंगे। अब इसमें लिखा हुआ नहीं होता है कि 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, ठीक है। ये ऐसा अब इसी में आपको क्या होगा कि मान लो अभी घड़ी में 9:30 बज रहे हैं, यहाँ पे 9:30, तो देखो 9 पे कांटा कहाँ पर होगा, छोटा कांटा यहाँ पर होगा, और 9:30 मतलब बड़ा कांटा यहाँ पर होगा। अब ये दर्पण में जब कोई चीज कांच में देखी जाती है तो परिवर्तन क्या होता है कांच में, कांच में ऐसा परिवर्तन होता है कि जो लेफ्ट होता है, मतलब जो हमारा दायां हिस्सा होता है शरीर का, जो दायां होता है ये बाईं तरफ आ जाता है, और जो बायां है वो दाईं तरफ आ जाता है, ठीक है। तो जो लेफ्ट होता है वो राइट में बदल जाता है, और जो राइट है वो लेफ्ट तरफ आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो जब हम इसको दिखाएंगे तो कांच में ऐसा दिखाई देगा कि ये तो बीच में सेंटर, तो सेंटर वाला तो कहीं परिवर्तन नहीं होगा, ये जो उठ के है ये डायरेक्ट इधर आ जाता है। तो ये जब उठ के इधर आएगा तो लगभग कितनी बजेगी, ये कांटा 9:30, देखो एक्यूरेट है कांटा। अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूँ तो 9:30 बजेगी, तो एक्यूरेट ये छोटा वाला कांटा 9 पे तो रहता नहीं है, ये कहाँ होता है 9 और 10 के बीच में होता है लगभग, मतलब इस प्रकार से, ठीक है। जब ये उठ के इधर आएगा तो ये ऐसे इन दोनों के बीच में आ जाएगा। अब यहाँ से इसको मान लो हटा लो, तो ये 2 के बाद है और यहाँ पे 30 है, यानी कि 2:30 इसका आंसर होगा। कितना होगा, 2:30 आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे हल किया जाता है, हमेशा कोई भी समय पूछे आपसे, कुछ भी समय दे और अगर वो पूछे कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जा सकता है, इसका दर्पण छवि क्या दर्शाएगा, या दर्पण छवि से डायरेक्ट घड़ी के अंदर समय क्या होगा, तो हमेशा उसे डायरेक्ट हल करने के लिए आप 11/60 में से घटा, जो भी आंसर आएगा उससे आएगा। जैसे इस प्रकार क्वेश्चन में पूछा गया, इस क्वेश्चन में कि 9:30 हो रहे हैं, तो उसका दर्पण छवि क्या हो, तो यहाँ पर मैं 60 में से 30 घटाऊंगा, कितना आएगा 30 आएगा, फिर अनुपात 11 में से 9 गया, कितना आया 2:30, ये आगे डायरेक्ट आंसर, आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका 2:30 आंसर आएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका ऑप्शन ए 2:30, ये वाला सही है, ऑप्शन ए इसका राइट है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कैलेंडर का सवाल है, उससे संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलेंडर का है कि यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार है तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा। महीने का 10वां दिन मतलब महीने की 10 तारीख को कौन सा वार है, शनिवार है, महीने की 10 तारीख को वार है शनिवार। क्वेश्चन है यदि किसी महीने की 10 तारीख को शनिवार है तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा वार होगा, ठीक है। तो आप देखते हो कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, मतलब 7 दिन तक में सप्ताह खत्म, अगले से वापस वही स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लो अपन मानते शनिवार से स्टार्ट होता है, तो शनिवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार और शुक्रवार, है ना, ये शुक्रवार 7 दिन कंप्लीट। 8वें दिन वापस क्या आ जाता है, शनिवार आ जाता है, मतलब हर 8वें दिन वापस वही वार आ जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 दिन जोड़ेंगे, मतलब 10 में 8 जोड़ूंगा कितना आएगा 18, 18 को कौन सा वार होगा, 18 को शनिवार होगा, ठीक है। अब वापिस 8वें दिन वापिस शनिवार आएगा, तो 18 में जब 8 जोड़ूंगा कितना आएगा 26 आ जाएगा, 18 में 8 जोड़ने पर 26 आएगा, तो यहाँ पर वापिस क्या आ गया, शनिवार आ गया, ठीक है। अब 27 का पूछ रहा है, तो 27 यहाँ पर क्या आ गया 10 8 दिन 18 में फिर 8 जोड़ेंगे 26 27, और इसमें कौन सा दे रखा 27, कुछ ना कुछ मेरा पास 27 में से 10 गया तो 17, 27 में 10 गया 17, 17 में अगर 7 का भाग 7 का 7, 7 दूनी 14, 15 16 17, ठीक है। 10 को अगर शनिवार है तो 7 दिन, इसमें 7 दिन जोड़ेंगे, क्योंकि 10 देखो अपन जोड़ते हैं 11 12 13 14 15 16 और 17, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यहाँ पर शनिवार आएगा, हाँ 7 दिन जोड़ेंगे, मैंने 8 जोड़ते थे इसलिए गड़बड़ हो गया था, ठीक है। 7 दिन जोड़ेंगे तो 18 नहीं, सॉरी 10 में 7 जोड़ने पर 17, ठीक है, 10 में 7 जोड़ने पर 17, हर 7 दिन बाद चेंज होगा, तो यहाँ पर मैंने 7 प्लस करा तो वापिस कौन सा वार आया, शनिवार आया। अब 17 में फिर 7 प्लस करेंगे तो कितना होगा 18 19 20 21 22 23 और 24, मतलब 24 तारीख को वापिस
शनिवार होगा। 24 तारीख को वापिस कौन सा होगा? 24 तारीख को शनिवार होगा। मतलब हर 7 दिन बाद वार रिपीट होता है, इसलिए हम हर एक में 7 प्लस करते जाएंगे। तो अब 24 तक तो शनिवार आ गया, अब 27 को वार निकालना है तो मतलब इसमें 7 तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत आगे चले जाएंगे। तो अगर 24 को शनिवार है, फिर 25 को क्या है, फिर 26 को क्या है, फिर 27 को क्या है, तो शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। 27 तारीख को कौन सा वार होगा? मंगलवार। तो इसका आंसर होगा मंगलवार। और इसका डायरेक्ट क्या हल कर सकते हैं, जैसे 27 है तो 10 दिन खत्म हो चुके हैं, तो इस 27 में से हम क्या करेंगे, 10 घटा देंगे, कितना आएगा? 17 आएगा। हमें पता है कि हर 7 दिन बाद वार रिपीट होता है, यहाँ पर 7 का भाग देंगे, 7 दूना 14। भाग कितनी बार का उससे मतलब नहीं है, शेषफल कितना बचा वो मेन है। ठीक है, तो 7 दूना 14 होता है, 15, 16 और 17, 3 शेषफल बचा है। तो इस शनिवार में हम 3 प्लस कर देंगे, शनिवार से 3 आगे जाएंगे तो रविवार, सोमवार और मंगलवार, इसलिए आंसर क्या होगा? मंगलवार। तो इसका भी जो है आंसर मंगलवार होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है जिसका आंसर आएगा ऑप्शन सी मंगलवार। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा है कि बंदर है, किसी पेड़ पर चढ़ता है या किसी खंबे पर चढ़ता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। जैसे कि इसमें दे रखा है कि एक बंदर है जो 1 सेकेंड में 3 फीट उछलता है, 1 सेकेंड में 3 फीट उछलता है, मतलब 3 फीट ऊपर चला जाता है, और क्या होता है, तुरंत 2 फीट नीचे फिसल जाता है। 1 सेकेंड में वो उसने 3 फीट ऊपर गया, 2 फीट नीचे आएगा, तो जब ये एक ही सेकेंड के अंदर 2 फीट नीचे आ जाता है। क्वेश्चन क्या है, कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष पर पहुंच पाएगा। पेड़ की लंबाई है 60 फीट, इसको 60 फीट तक पहुंचाना है, उसके बाद चाहे नीचे आए उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 60 फीट तक इसको चढ़ाना है। अब क्या है, पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। यदि वो 1 सेकेंड में 3 फीट उछलता है, वो 1 सेकेंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट नीचे फिसल जाता है, तुरंत 2 फीट नीचे फिसल जाता है। तो 1 सेकेंड में कितना फीट चला? 1 सेकेंड में वो 3 चला और 2 वापिस नीचे उतर गया, तो 2 वापिस नीचे उतर गया, तो 1 सेकेंड में उसने कितनी प्रतिक्रिया करी? 1 सेकेंड में मात्र 1 फीट ही चढ़ पाया, 1 सेकेंड में 1 फीट चढ़ पाया। अब हम देखेंगे कि वो शुरू वाले बाद फिसलने वाले को छोड़ देंगे। जब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम हल करते हैं तो जितनी दूरी हमें चढ़नी होती है, देखो ये मेन ध्यान देने की बात है कि जितनी दूरी हमें चढ़नी होती है, जितना खंबे पे चढ़ना होता है, पेड़ पे चढ़ना होता है, और वो 1 सेकेंड या यहाँ जितना भी समय दे रखा है उसमें जितना भी चढ़ पाता है उसको हमेशा इसमें से माइनस कर दो। तो 60 में से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 60 में से 3 घटाऊंगा, कितना आएगा? 57। ठीक है, अब हम उसको मात्र 57 फीट चढ़ाएंगे। कितना चढ़ाएंगे? 57 फीट। तो अगर 1 सेकेंड में 1 फीट चढ़ता है तो 57 सेकेंड में कितना चढ़ जाएगा? 57 चढ़ जाएगा। ये आ गया आंसर यहाँ तक। अब आगे बढ़ना है क्योंकि हमारा टारगेट क्या, हमें 60 फीट चढ़ाना है। अब हमने क्यों घटाया था अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि वह 1 सेकेंड में 3 फीट चढ़ जाता है। तो 57 और 1 58, वह 58 सेकेंड में 60 फीट चढ़ जाएगा। ठीक है, 58 सेकेंड में 60 फीट चढ़ जाएगा। अब वो नीचे फिसलेगा, लेकिन अपने को उससे कोई मतलब नहीं, एक बार वहां पे पहुंचा, बस टाइम कैलकुलेट करेंगे, वही आंसर होगा। तो ये 58 सेकेंड में 60 फीट पर पहुंच जाएगा, यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर आंसर आएगा 58 सेकेंड। ठीक है, 58 सेकेंड कौन सा ऑप्शन है? 58 सेकेंड ऑप्शन सी है, ये आपका आंसर। जो ये 58 सेकेंड आया, इसमें 58 सेकेंड आंसर है। 58 सेकेंड 60 फीट चढ़ जाएगा। चलो कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पर? 10 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 फिर कैलेंडर से ही संबंधित है। ये क्वेश्चन क्या है कि 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई थी। 9 दिन पहले देखने गई थी, तो देखो तो अपन तारीख लिख देते 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई थी। 9 दिन पहले गई थी, ये 9 दिन कंप्लीट हो गए। इसके पहले गई थी, मतलब कब गई थी वो? 31 तारीख को सिनेमा देखने गई थी। कब गई थी? 31 तारीख को सिनेमा देखने गई थी। और 9 दिन पहले मतलब आज 9वां दिन है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसके पहले गई थी, मतलब 31 तारीख को गई थी।
अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वह केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है। बृहस्पतिवार का मतलब होता है गुरुवार। बृहस्पतिवार का मतलब क्या होता है, गुरुवार होता है। ठीक है, तो वह केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है, इसका मतलब जब वो 31 तारीख को गई थी तब गुरुवार था। ठीक है, और जैसा कि बताया कि हर 7वें दिन जो होता है वो वार सेम होता है, तो यहाँ पर 7 1 2 3 4 ये 7 तारीख को वापिस कौन सा वार होगा, 7 तारीख को वापिस गुरुवार होगा। और आज कितनी तारीख है, आज 9 तारीख है, क्योंकि 9 दिन पहले गई थी, तो यहाँ गुरुवार, यहाँ कौन सा आएगा, शुक्रवार आएगा, और यहाँ पर कौन सा आएगा, शनिवार आएगा। ठीक है, और आज सप्ताह का कौन सा दिन है, ये क्वेश्चन में पूछा गया, इसलिए इसका आंसर होगा शनिवार। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन ए, जिसका आंसर होगा शनिवार। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 को अब हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि पार्टी में एक पार्टी है जिसमें कई सारे बच्चे हैं जो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है, वो गिफ्ट देते हैं, तो कितने बच्चे कितने संख्या पूछी गई, क्योंकि उसमें गिफ्ट की संख्या दी गई। तो आपको पता है कि कोई व्यक्ति अपने आप को तो गिफ्ट देगा नहीं, और वो बोल रहा प्रत्येक को गिफ्ट देता है। मान लो कि यहाँ पर 3 व्यक्ति है, ए बी और सी। ठीक है, ये ए नाम का व्यक्ति पार्टी में सभी व्यक्ति को गिफ्ट देता है। आप मान लो पार्टी में 3 ही व्यक्ति, ठीक है, 3 ही व्यक्ति पार्टी में है, तो अब क्या होगा, ये गिफ्ट किसे देगा, ये बी को गिफ्ट देगा और फिर सी को गिफ्ट देगा। मतलब इसने कितने जन को गिफ्ट दिया, 2 को गिफ्ट दिया। इसी प्रकार बी भी गिफ्ट देगा, तो बी खुद को तो गिफ्ट नहीं देगा, इसके अलावा ए को गिफ्ट देगा और सी को गिफ्ट देगा, मतलब बी भी कितने गिफ्ट देगा, 2 गिफ्ट देगा। इसी प्रकार सी भी गिफ्ट देगा, तो सी खुद को गिफ्ट नहीं देगा, बी और ए को गिफ्ट देगा, मतलब ए भी कितने गिफ्ट देगा, 2 गिफ्ट देगा। अब 2 4 और 5 6 कितने गिफ्ट हैं, 6 गिफ्ट है। और यहाँ पर व्यक्ति की संख्या कितनी है, 3 है। इसको हल कैसे किया जाता है, ये गिफ्ट की संख्या है कि गिफ्ट कितने हैं, तो गिफ्ट 6 है। गिफ्ट को अगर व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि इसके गुणनखंड कर लो। गुणनखंड ऐसे करने हैं जिसके बीच में 1 का अंतर हो। तो 6 के गुणनखंड क्या होता है, जिसके बीच में 1 का अंतर हो, तो 2 त्या 6 होता है। ठीक है, ये होता है। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को तो गिफ्ट देता नहीं, ठीक है, वह हमेशा दूसरे को ही गिफ्ट देता है। तो सबसे पहला काम है कि हमारा ये करना है कि इसके गुणनखंड करना, इसी के आधार पर आंसर निकलेगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन, अब चलो आगे का हम अगले क्वेश्चन में समझते हैं। देखो, बच्चों की पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया, प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया। इस प्रकार उपहारों की संख्या 72, उपहारों की संख्या कितनी है, 72 है। यहाँ भी प्रत्येक प्रत्येक को गिफ्ट दे रहा है, तो खुद को तो देगा नहीं। तो यहाँ पर हम काम क्या करेंगे कि सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, और इनके गुणनखंड होते हैं 8 9 72। कितने होते हैं, 8 9 72। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में 2 और 3 आया था, पिछले क्वेश्चन में कितना था, कुल 6 थे, है ना, 6 गिफ्ट थे, और 2 और 3 आंसर आया, तो व्यक्ति कितने थे वहां पर, 3 व्यक्ति थे, और बड़ी संख्या आंसर था। इसी प्रकार यहाँ पे भी सेम है, अगर 8 और 9 आया है तो हमेशा जो उसमें बड़ी संख्या रहती है वो उसका आंसर होता है। मतलब उस पार्टी में 9 व्यक्ति थे, अगर वो प्रत्येक एक दूसरे को गिफ्ट देंगे तो टोटल मिला के गिफ्ट की संख्या कितनी होगी, 72। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसका ऑप्शन बी आपका सही है, 9 नंबर। ठीक है, 9 व्यक्ति रहेंगे उसके अंदर। चलो हम अब आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, स्ट्रेट लाइट के सभी पोल किसी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल पर गाड़े गए हैं। प्रथम तथा 90वें पोल के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, 2 पोल के बीच की दूरी से एग्जांपल सोचो कि कहीं पर 3 पोल लगे हो और प्रत्येक के बीच में 50 मीटर की दूरी है, तो इन दोनों के बीच में भी 50 मीटर, इन दोनों के बीच में 50 मीटर की दूरी है। अब पोल कितने, 1 2 और 3 पोल है। पोल कितने हैं, 3 पोल है, लेकिन दूरी कितनी बार है इनके बीच में, 2 बार दूरी है। ठीक है, इसी प्रकार अगर 5 पोल होंगे, 1 2 3 4 और 5, पोल 5 है लेकिन दूरी कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। 5 पोल है तो दूरी 4 बार, मतलब 1 कम। 3 पोल है तो दूरी कितनी बार, 2 बार, मतलब 1 कम। तो जितने भी पोल होते हैं उससे 1 बार कम दूरी होती है, 1 बार कम क्या होती है, दूरी होती है।
तो बस इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देखोगे कि स्ट्रेट लाइट के सभी पोल किसी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल पर गाड़े गए। हर एक पोल के बीच में 50 मीटर का अंतर है, प्रथम तथा 90 पोल के बीच में। अब यहाँ पर 9 पोल, अब 9 पोल है तो दूरी कितनी बार होगी? दूरी 8 बार दूरी होगी। दूरी कितनी बार होगी? 8 बार दूरी होगी। और प्रत्येक पोल के बीच में 50 मीटर की दूरी है, तो 8 बार है तो 8 का गुणा कर देंगे। 8 पंज 40 और 0 की 0 मतलब 400 मीटर, ठीक है। तो इसका 400 मीटर आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये फैमिली के आधारित पर है कि किसी दंपति, सबसे पहले दंपति का मतलब क्या होता है? अगर कहीं पे लिखा हुआ दंपति, इसका मतलब क्या होता है कि शादीशुदा एक जोड़ा, उसको बोलते हैं दंपति। मतलब एक पति एक पत्नी, टोटल कितने हुए? 2 जने हुए, टोटल 2 जने हुए। तो किसी दंपति के 6 विवाहित पुत्र है, तो किसी दंपति के मतलब ये 2 सदस्य, ये दंपति। अब इसके 6 विवाहित पुत्र है, तो 6 विवाहित मतलब पति और पत्नी दोनों होंगे। तो एक विवाहित पुत्र में 2 जने हो गए, पति पत्नी। अगले विवाहित पुत्र में फिर 2 जने हो जाएंगे, अगले विवाहित पुत्र में फिर 2 हो जाएंगे, अगले विवाहित में फिर 2 हो जाएंगे, अगले विवाहित में फिर 2 हो जाएंगे, और एक और विवाहित इसमें 2 हो जाएंगे। कितने पुत्र की बात करी इसने बोला कि 6 विवाहित पुत्र है, तो 1 2 3 4 5 और 6 विवाहित पुत्र और 6 उनकी पत्नियां। 6 और 6 कितना? 12 हो गया, और ये 2 क्या हो गया? वो दंपति हो गया। इसके बाद बोल रहा है कि प्रत्येक के 4-4 लड़के, इनके भी 4-4 लड़के हैं, तो 4 लड़के इनके, 4 इनके, 4 इनके, 4 इनके, और 4 इनके, और 4 यहाँ पर। तो 4 का 4, 4 दूना 8, 4 12, 4 16, 4 20, 4 6 24, तो 24 तो ये हो गए। और ये 6 दूना कितना हो गया? 12 यहाँ पर हो गए, और 2 ये जो स्टार्टिंग में दंपति थे ये हो गए, तो कितना हो गए? 36 और 2 38। तो इसका आंसर कितना आएगा? 38। इसका आंसर आएगा 38। अब 38 ना कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर डी है। 38वें क्वेश्चन का, सॉरी 38 है इसका आंसर, और इसका डी आंसर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि लड़कों की एक पंक्ति में रोहित दोनों छोर से 18वें स्थान पर है। कोई एक रोहित नाम का व्यक्ति है, जो अगर मैं उसको किसी पंक्ति में आगे से भी गिनूं तो 18वें, और पीछे से भी जाके गिनूं तो 18वें स्थान पर है। तो उस पंक्ति में कुल कितने छात्र है या कितने विद्यार्थी है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसके लिए हम सबसे पहले छोटा एग्जाम्पल समझेंगे, उसी से ये चीज हमें समझ में आ जाएगी, ठीक है। मान लो कि आप किसी लाइन में खड़े हो और इसमें 5 छात्र, 1 2 3 4 और 5, ये 5 छात्र खड़े हैं। मैं अगर ये मान लो कि आप हो, ये कौन? आप हो, ठीक है। मैं अगर आपको पंक्ति में स्टार्टिंग से गिनूं तो आप कौन से स्थान पर हो? 1 2 और 3। मैंने जब आपको इधर से गिना तो आप 3 नंबर पे हो। मैंने आपको जब इधर से गिना 1 2 और 3, तो आप कौन से स्थान पर हो? तब भी आप 3 नंबर पे, ठीक है। लेकिन मैंने जब 3 और 3 जोड़ा तो कितना आया? 6 आया, क्योंकि 3 और 3 जब मैंने प्लस करा तो 6 आया। लेकिन पंक्ति में व्यक्ति कितने? 1 2 3 4 और 5। यहाँ तो 6 आया, लेकिन यहाँ कितने? 5। मतलब 1 कम बराबर 5, ठीक है। मतलब अगर कोई पंक्ति में दोनों तरफ से किसी का स्थान दे, उन दोनों को प्लस करो और उसमें लास्ट में 1 घटा दो, जो आएगा वही आपका आंसर है, ठीक है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि किसी पंक्ति में, लड़कों की एक पंक्ति में रोहित दोनों छोर से 18वें स्थान पर है। वो इधर से भी 18वें स्थान पर, इधर से भी 18वें, तो इधर से भी 18 और इधर से भी 18। तो जैसे कि हमने 3 3 प्लस करा, उस प्रकार हमने 18 18 प्लस किया। यहाँ लास्ट में जाके 1 घटा दिया, तो हम इसमें से 1 घटा देंगे। 18 और 18 36 होगा, 36 में से 1 घटेगा तो 35 आएगा। तो इसका आंसर 35 होगा। और ये कौन सा नंबर का ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन नंबर सी है। बस यही आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट
इसी क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर जो 16 है ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 16 हमारे यहाँ पर जो है सरलीकरण से संबंधित है। इसके लिए हमें देखो पहले पता होना चाहिए कि हमें कौन सा चिन्ह पहले हल करना है। जैसे कि इसके अंदर 4 चिन्ह प्रयोग किए गए, ठीक है, भाग, गुणा, प्लस और माइनस, और एक इसके अंदर बोर्ड मास का नियम लगता है BODMAS। अगर आप चिन्ह को आगे पीछे हल करते हो तो उसका आंसर गलत ही आएगा। अगर आप क्रम से चलोगे तभी उसका आंसर सही आएगा। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, जो इस क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है। ओ का मतलब ऑफ होता है, जो भी इस क्वेश्चन के अंतर्गत नहीं है। इसके बाद डी का मतलब डिवाइड होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ए का मतलब एडिशन प्लस होता है और सब का मतलब माइनस होता है। देखो भाग, गुणा, प्लस, माइनस, भाग, गुणा, प्लस, माइनस। सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे, दूसरे नंबर पर गुणे को हल करेंगे, तीसरे नंबर पर प्लस हल करेंगे और चौथे नंबर पर माइनस करेंगे। फिर जो आएगा वो आंसर सही होगा। चलो हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसी आधार पर हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या है? 240 भागित 60। हमारा क्वेश्चन है 240 भागित 60। आगे है प्लस 120 भागित 15 गुणित 3 प्लस 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हमें भाग हल करना है। तो देखो भाग कहाँ पर है? एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो सबसे पहले इन्हें हल करना पड़ेगा। जब मैं 240 में 60 का भाग दूंगा तो 0 से 0 कट जाएगी। 6 का भाग इसमें दूंगा, 6 कम 6 6 18 6 24। कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो मतलब इस पूरे का हल आया 4। फिर यहाँ पे प्लस लग जाएगा। अब 15 का भाग देंगे तो 15 8 120। ठीक है, 15 8 120। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? इसको काटने पर हमारे पास 8 आ गया, तो यहाँ पर 8 आ गया। इसके बाद मल्टीप्लाई है, गुणा 3, फिर प्लस 5 है। ठीक है, अब हमारा दूसरा भाग हल हो चुका। अब गुणा हल करेंगे, मतलब सबसे पहले हम 8 और 3 का गुणा करेंगे तो 8 क्या कितना होता है? 24 होता है। यहाँ पर क्या था? 4 प्लस, यहाँ पर प्लस 5। अब देखो हम प्लस हल करेंगे, सभी में प्लस है, माइनस है नहीं, तो जोड़ दो। 24 और 4 कितना होगा? 28। 28 और 5 कितना हो जाएगा? 33, 33। तो इसका आंसर आएगा 33। ठीक है, 33 कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन का हमारा आंसर आया है 33। चलो क्वेश्चन नंबर 17। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, हर्ष की आयु 40 वर्ष तथा रित की आयु 60 वर्ष है। यहाँ पर हर्ष जो है वो 40 साल का है तथा रित जो है वो यहाँ पर कितने साल के हैं? 60 वर्ष के हैं। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 होता है? ठीक है, कितने वर्ष पहले पूछ रहा है कि कितने साल पहले इनकी आयु में अगर मैं अनुपात निकालता, अनुपात 3:5 होता है। अनुपात का मतलब होता है बटे, कि जब इसको मैं बटे में लाऊं तो 3/5 ऐसे। ठीक है, तो अनुपात क्या था? तो देखो अभी अगर मैं इनको काटू, हाँ मतलब भाग दूंगा इस प्रकार से लिख के, तो जब काटूंगा तो 2:3 आएगा और अपने को क्या चाहिए? 3:5 चाहिए। तो कितना घटा है ऐसा बोल रहा है, कितने साल पहले, तो कितने वर्ष पहले? तो हम इसको ऑप्शन से ही हल कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए लेंगे कि ऑप्शन नंबर ए बराबर आपके पास कितना है? 10। मैंने 10 उठाया। 10 साल पहले ये व्यक्ति हर्ष कितने के थे? 30 के थे। ठीक है, अनुपात की बात कर रहा, मैंने अनुपात लगा दिया। रीत जो थे वो 10 साल पहले कितने वर्ष के थे? तो अभी अगर ये 60 के हैं तो 10 साल पहले 50 के होंगे, तो 50 लगा दिया। अब अनुपात में ये इसको काट सकते हैं, तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। बचा कितना? 3:5। और अपने को क्या चाहिए था कि इनकी आयु कितनी होगी? 3:5, जो हमें मिल चुकी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जो 10 है, ये हमारा आंसर है। मतलब 10 साल पहले इनकी आयु में अनुपात 3:5 होगा, 10 साल पहले, इसलिए इसका आंसर 10 है। चलो हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 18 हल करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? कौन सी संख्या 90 से 40% कम है? कौन सी संख्या है
जो 90 से 40% कम है। अगर मैं 90 से तुलना करूं तो इससे कितनी कम, 40% कम होनी चाहिए, मतलब -40% कम है। और कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी चीज हो, वो अपने आप में 100% होती है। जैसे कि समुद्र का पानी अपने आप में 100% है, लेकिन एक बाल्टी का पानी भी अपने आप में 100% होता है। इसी प्रकार कौन सी भी संख्या वो अपने आप में 100% है, अगर इसने 90 दे रखा है तो 90 भी अपने आप में 100% है। अब वो संख्या पूछ रहा है जो इस 90 से 40% कम हो। तो ये मैंने बताया कि जिस प्रकार 90 अपने आप में 100% होगा और इससे 40% कम का पूछा है, मतलब कितना परसेंट होना चाहिए, तो 100 में से 40% गया तो 60% होना चाहिए। इसका मतलब 90 का 60% ज्ञात करना है। और 90 का 60% कैसे निकालते हैं, 90 गुणित 60%, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, तो यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे और बटे में क्या लिखेंगे, 100। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 9 छंग 54, मतलब वो संख्या क्या होगी, 54, 54 इसका आंसर होगा।